हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोलॉजी के हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो है एडेप्टेशन से रिलेटेड। इसमें हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस और इंजरी। मतलब कि अगर मान लो कोई भी स्ट्रेस या इंजरी अगर हमारे किसी भी सेल को होती है, कोई भी स्ट्रेस पड़ता है हमारे सेल्स पे, या कोई इंजरी अगर हमारे सेल्स को होती है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी करती है, क्या क्या रिस्पॉन्सेज हमारे सेल या फिर टिश्यू रिस्पॉन्स करते हैं उस स्ट्रेस या इंजरी की तरफ, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल सेल। मतलब कि ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। कोई भी हमारे जो भी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक सेल उठाया है जो कि नॉर्मल है अभी, ठीक है। अगर मान लो उस सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, एक एक चीज़ पहले पढ़ेंगे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ मैं पेन को पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ ध्यान देना। तो कोई भी नॉर्मल सेल है उस पर अगर कोई भी स्ट्रेस अगर डाला जाता है, कोई भी स्ट्रेस अगर बाहर से पड़ता है, तो क्या होता है, वो सेल अडेप्ट करता है। कोई भी चीज़ होगी, हम जैसे अलग अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं, उसी तरह हमारा सेल जो है वो अलग अलग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। तो क्या क्या चीज़ वो कर सकता है अडेप्टेशन के लिए, तो 4 तरह से वो अडेप्ट कर सकता है। एक है हाइपरट्रोफी, एक है हाइपरप्लेशिया, एक है एट्रोफी और एक है मेटाप्लेशिया। तो अगर कोई स्ट्रेस हमारे सेल पे पड़ता है तो ये 4 चीज़ें उस सेल के अंदर होती हैं। चारों में से कोई एक हो गया तो हाइपरट्रोफी होगी, या हाइपरप्लेशिया होगा, या एट्रोफी होगी, या फिर मेटाप्लेशिया होगा, ठीक है। अगर हमने ये स्ट्रेस हटा दिया तो ये अगर कोई अडेप्टेशन हुई है, ठीक है, उसमें से अगर हमने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया, भाई स्ट्रेस डाला तो ये अडेप्टेशन हुई, स्ट्रेस अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये अडेप्टेशन वापस से हट के नॉर्मल सेल बना देंगी। मतलब सेल अगर ये इन चीज़ों में अडेप्ट होता है तो वापस स्ट्रेस हटने के बाद वो सेल नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, स्ट्रेस हट गया तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब इन अनेबल है अडेप्ट करने के, अडेप्ट कर ही नहीं सकता, तो वो चला जाएगा सेल इंजरी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेल की इंजरी हो रही है, ठीक है। यहाँ तक ठीक था, अडेप्ट किया, स्ट्रेस हटा दिया तो नॉर्मल चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस नहीं हटाया, या तो स्ट्रेस हटाया ही नहीं, या फिर वो अडेप्ट कर ही नहीं पा रहा, ठीक है, या तो हमने स्ट्रेस नहीं हटाया या फिर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो धीरे धीरे करके उसे क्या बोल देंगे हम, सेल इंजरी बोल देंगे। मतलब सेल को इंजरी पहुंच जाएगी। और अगर मान लो डायरेक्टली ही कोई इंजूरियस स्टिमुलस अगर मिला, एक तो था स्ट्रेस, ठीक है, मान लो हर्ट है, हर्ट से एकदम से मान लो रिगर्गिटेशन हो रही है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन हो रही है, मतलब एओर्टा की वोल्व खराब हो गई है, जिस वजह से ब्लड वापस वेंट्रिकल में आ रहा है। तो वेंट्रिकल में क्या होगा, उस हिसाब से वेंट्रिकल के सेल्स अडेप्ट करेंगे और क्या करेंगे, हाइपरट्रोफी करेंगे। लेकिन अगर कोई इंजूरियस स्टिमुलस आया जो सेल को इंजरी, डायरेक्ट ही इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है सेल के अंदर, तो उससे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगी। देखो फिर से समझा रहा हूँ, नॉर्मल सेल था, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ा तो वो 4 तरह से अडेप्ट कर सकता है, ठीक है। स्ट्रेस पड़ा तो 4 तरह से अडेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेल को डायरेक्ट ही इंजरी पहुंचा दी तो वो डायरेक्ट सेल इंजरी कोज करेगा। लेकिन अगर स्ट्रेस पहुंचाया तो वो अडेप्ट करेगा, और अगर अडेप्ट कर ही नहीं पा रहा तो वो इंजरी हो जाएगी। मान लो स्ट्रेस गिरा और सेल अडेप्ट नहीं कर पाया, तो वो जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे करके इंजरी प्रोड्यूस कर देगा। तो या तो ये साइकिल इस तरह से इधर जाएगी, या फिर साइकिल इधर जा सकती है, ठीक है। और मान लो अगर अडेप्ट कर गया तो अगर हमने स्ट्रेस हटा दिया तो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से, मतलब नॉर्मल चलेगा उसके बाद। तो अब अगर एक बार सेल इंजरी हो गई है, मतलब हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि सेल में इंजरी हो चुकी है, तो अगर वो इंजरी माइल्ड है और थोड़े वक्त के लिए, मतलब माइल्ड एंड ट्रांजिएंट इंजरी अगर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल इंजरी। मतलब उस इंजरी को हम रिवर्स कर सकते हैं। इसमें आता है कि कुछ सेलुलर स्वेलिंग हो जाए या फैटी चेंजेस आ जाएं सेल के अंदर, तो ये सब चीज़ें हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंजरी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है और प्रोग्रेसिव है, मतलब बहुत ही हाई लेवल की इंजरी है, हो रही है अगर सेल को, और वो अभी भी होती जा रही है, मतलब प्रोग्रेसिवली वो इंजरी हो रही है, तो उस कंडीशन में जो इंजरी होगी उसे हम बोलते हैं इररिवर्सिबल इंजरी। मतलब उस इंजरी को हम रिवर्स कर ही नहीं सकते, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इररिवर्सिबल इंजरी के कारण होती है सेल डेथ, और सेल डेथ में हमारे पास 2 कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। नंबर 1 इज़ नेक्रोसिस और नंबर 2 इज़ एपोप्टोसिस। तो सेल डेथ 2 तरीके से हो सकती है, तो नेक्रोसिस से हो सकती है या फिर एपोप्टोसिस से हो सकती है। तो ये 6 तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस गिरता है तो वो अडेप्ट करता है। नॉर्मल सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस गिरेगा तो वो अडेप्ट करेगा। 4 चीज़ें अडेप्टेशन में आती हैं,
हाइपरट्रोफी कर सकता है, हाइपरप्लेशिया हो सकता है, एट्रोफी हो सकता है या फिर मेटाप्लेशिया हो सकता है। और अगर हमने जो स्ट्रेस था उसको हटा दिया तो वापस से नॉर्मल सेल में वो कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेस जो है, जो स्ट्रेस डाला है उस स्ट्रेस की वजह से अगर हमारा सेल अडेप्ट कर ही नहीं पा रहा तो आखिरी में जाके वो स्ट्रेस सेल इंजरी कोज कर सकता है। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि डायरेक्ट ही स्ट्रेस पड़ने के बजाय कोई इंजूरियस स्टिमुलस पड़ रहा है हमारे सेल के ऊपर, मतलब इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है वो स्टिमुलस, तो डायरेक्ट ही सेल इंजरी हो जाएगी। अब सेल इंजरी दो तरह की हो सकती है, या तो माइल्ड हो या फिर सीवियर हो। अगर माइल्ड होगी और ट्रांजिएंट होगी, मतलब माइल्ड है और थोड़े समय के लिए है, तो रिवर्सिबल इंजरी बोलेंगे। रिवर्सिबल में क्या क्या आ सकता है, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंज। ये रिवर्सिबल इंजरी रिवर्स होकर वापस से नॉर्मल सेल बना देगी। लेकिन अगर इंजरी सीवियर है और प्रोग्रेसिव है तो उस कंडीशन में उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। और इरिवर्सिबल इंजरी डायरेक्ट सेल डेथ प्रोड्यूस करती है। सेल डेथ दो तरीके से हो सकती है, एक है नेक्रोसिस और एक है एपोप्टोसिस। तो यही सब चीज़ें हमें पढ़नी है कि हमारे सेल में या तो एडेप्टेशन होती है और वापस नॉर्मल सेल बन जाता है, या फिर इरिवर्सिबल इंजरी होकर हमारे सेल की डेथ हो जाती है। तो सेल डेथ दो तरीके से होती है, नंबर 1 इज़ नेक्रोसिस एंड नंबर 2 इज़ एपोप्टोसिस। तो अब एक एक करके हम पहले चारों एडेप्टेशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को। तो सबसे पहली जो एडेप्टेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हाइपरट्रोफी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर और ट्रोफी। हाइपर और ट्रोफी दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, ट्रोफी मतलब ग्रोथ होना। तो हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और ट्रोफी का मतलब होता है ग्रोथ होना या न्यूट्रिशन मिलना। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने को क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी। मतलब एक सेल है उसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मतलब सेल का साइज़ और मास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको बोलेंगे हाइपरट्रोफी। तो कोई भी सेल एडेप्टेशन होगी वो सेल स्ट्रेस के कारण ही प्रोड्यूस होगी। मतलब कोई भी सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस अगर हम डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में 4 एडेप्टेशन होती हैं, उनमें से एक है हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी की सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करें, हाइपरट्रोफी क्या होता है, इंक्रीज। सबसे पहली बात, हाइपर मतलब बढ़ना, तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी टिश्यू या ऑर्गन जो है उसके साइज का बढ़ना, किस वजह से बढ़ रहा है टिश्यू का साइज या ऑर्गन का साइज। अब ऑर्गन किससे बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, और टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो अल्टीमेटली जो रीज़न होता है ऑर्गन या टिश्यू के साइज़ के बढ़ने का वो होता है सेल के साइज़ का बढ़ना। तो हाइपरट्रोफी इट इज़ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। मतलब साइज ऑफ सेल्स बढ़ रहा है जिसके कारण टिश्यू या ऑर्गन का साइज भी बढ़ रहा है। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे कि कोज क्या है। तो हाइपरट्रोफी में क्या होता है, हाइपरट्रोफी किस वजह से होती है, इंक्रीज इन द फंक्शनल डिमांड और वर्कलोड। किसी भी ऑर्गन के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, मतलब सेल्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है या फिर उसकी फंक्शनल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सेल की, तो उस वजह से होता है हाइपरट्रोफी। तो इसके मेनली हमारे पास दो तरह की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, मतलब जो नॉर्मली हमारी बॉडी में चल रहा होता है, मतलब नॉर्मल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होगा ये नॉर्मल हाइपरट्रोफी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है ये। एक होती है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी किस वजह से हो रही है, कोई ना कोई डिजीज़ के कारण हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है हमारी बॉडी में जिस वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, हाइपरट्रोफी ऑफ द स्केलेटल मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स। अब भाई ये चीज़ तो हम देखते हैं ना, जो भी मतलब जिम वगैरह जाते हैं उनकी स्केलेटल मसल्स जो है वो अलग से दिखने, मतलब मसल्स अलग से दिखने लग जाती हैं। वो क्या होता है, वो एक तरह से हाइपरट्रोफी ही है। स्केलेटल मसल्स की हाइपरट्रोफी हो रही है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे, एक सेल का साइज बढ़ रहा है। मतलब जितने भी सेल्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज नहीं आ रहा, साइज ऑफ द सेल बढ़ रहा है। तो हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है इन द बॉडी बिल्डर्स, वो किसका एग्जाम्पल है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का। इसी तरह बात करें पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में दो चीज़ हम पढ़ेंगे, एक है हाइपरट्रोफी ऑफ द कार्डियक मसल और एक पढ़ेंगे हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल। कार्डियक मसल की हाइपरट्रोफी कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इसको बोलते हैं। LVH का मतलब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। LVH का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी हो रही है, मतलब वहाँ पे जो वेंट्रिकल है उसकी थिकनेस बढ़ रही है। मान लो वेंट्रिकल की पहले थिकनेस ऐसी थी, मान लो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वेंट्रिकल की थिकनेस है, ये 4 चैम्बर हैं हर्ट के, तो पहले ये इतना थिक था, तो बाद में जाके इसका क्या हो रहा है कि ये हर्ट जो है, ये इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है
उसकी लेयर कुछ इतनी ज़्यादा थिक हो गया, मतलब ये थिकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये थिकनेस किस वजह से बढ़ रही है, यही है हाइपरट्रॉफी। अब ये किस वजह से होती है इसकी बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है हाइपरटेंशन के कारण या फिर डैमेज्ड वॉल्स के कारण, या तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है वेंट्रिकल के ऊपर, ठीक है, या फिर वोल्व जो है मैंने बताया था ना एओर्टा की वोल्व डैमेज हो गई है, तो एओर्टा की वोल्व डैमेज हो गई है जिस वजह से एओर्टा जो ब्लड जाना था वेंट्रिकल से एओर्टा में वो नहीं जा रहा, वो बैक फ्लो हो रहा है, उसे बोलते हैं एओर्टिक रिगर्गिटेशन। मतलब एओर्टा से जो ब्लड आगे की तरफ जाना चाहिए था वो एओर्टा से बैक फ्लो करके वापस वेंट्रिकल में आ रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड इकट्ठा होता जाएगा और क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा वेंट्रिकल के ऊपर। वो प्रेशर क्या करेगा, उस प्रेशर की वजह से जो है ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, इसका एग्जांपल है हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, तो उसके अंदर भी हमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है इन रिस्पॉन्स टू द यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होता है ना, मान लो ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है, उसके बाद ये यूरिथ्रा और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। अब एक डिजीज़ होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, बीपीएच उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये प्रोस्टेट क्या करता है, यूरिथ्रा के जो ल्यूमन है उसको कर देता है डिक्रीज़। यूरिथ्रा का ल्यूमन डिक्रीज़ होने के कारण क्या होता है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जाएगा नहीं नीचे, यूरिन क्या करेगा, पूरे ब्लैडर में फिल हो जाएगा। ब्लैडर में फिल करके क्या करेगा, उसकी मसल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, जिस वजह से अडेप्ट करने के लिए क्या होगा, जो मसल्स के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, हाइपरट्रॉफी कर लेंगे। तो वो है एग्जांपल हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल का। हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल का एग्जांपल है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और जो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल है वो है ये वाला फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म की, हाइपरट्रॉफी हो कैसे रही है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो हाइपरट्रॉफी किस वजह से हो रही है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स। मतलब जो सेल के अंदर प्रोटीन्स थे वो बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहे हैं। क्या हुआ था, फंक्शनल डिमांड बढ़ गई थी या वर्कलोड बढ़ रही थी सेल के ऊपर, जिस वजह से सेल क्या करता है, सेलुलर प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा बनाने लग जाता है, उसके कारण ही हाइपरट्रॉफी होती है। अब क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं हाइपरट्रॉफी में, हाइपरट्रॉफी में ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ते हैं। हाइपरट्रॉफी होगी तो सेल के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेच जो होगा, ठीक है। अब भाई प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो हार्ट का एग्जांपल लेके चलें, एओर्टा से ब्लड वेंट्रिकल में वापस आ रहा है तो वेंट्रिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है वो ब्लड, तो उसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेच। तो मैकेनिकल स्ट्रेच क्या कर रहा है, वर्कलोड को बढ़ा रहा है। और थर्ड है हाइपरट्रॉफी के एगोनिस्ट। तो हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट्स भी रिलीज़ होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी बनते हैं बहुत ज़्यादा। ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें तो उसमें एक आता है TGF बीटा और एक आता है IGF-1। TGF बीटा की फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, लिख लेना, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। और IGF है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। IGF क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये दोनों ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ में हेल्प करेंगे। मैकेनिकल स्ट्रेच हो रहा है, हाइपरट्रॉफी के एगोनिस्ट रिलीज हो रहे हैं, कौन कौन से, एंजियोटेंसिन 2 हाइपरट्रॉफी का एगोनिस्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी तरह से और भी हाइपरट्रॉफी कराने वाले एगोनिस्ट्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ क्या करेंगी, ये तीनों चीज़ मिलके क्या करती हैं, एक्टिवेशन करा देती हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज का। तो क्या कराएंगी, एक्टिवेशन ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। अब ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज क्या करेंगे, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज सिग्नल भेजेंगे और जिस वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एक्टिवेशन होने का मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से एक्टिवेट होते हैं, GATA4, NF80, MEF2, ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के एग्जांपल हैं जो बढ़ जाते हैं हाइपरट्रॉफी के अंदर। तो ये 3 चीज़ थी, ग्रोथ फैक्टर्स, मैकेनिकल स्ट्रेच और हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट। तीनों ने मिलकर क्या कराया, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को एक्टिवेट किया। उस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज ने सिग्नल भेजा जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करेंगे, ये 3 काम करते हैं। नंबर 1, ग्रोथ फैक्टर्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, ये यहाँ पे फिर देखो ग्रोथ फैक्टर्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये ग्रोथ फैक्टर फिर यहाँ पे जाके काम करेंगे, फिर वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो नंबर 1 काम जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के एक्टिवेशन होने के कारण हो रहा है वो है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स का बढ़ना। नंबर 2, इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक या फीटल जीन्स। एम्ब्रियोनिक या फीटल जीन्स का मतलब अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी याद करो कि इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक या फीटल जीन्स कौन सा, एग्जांपल एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, ये हमारे एम्ब्रियो वाली स्टेज में बनता है, उसके बाद बनना बंद हो जाता है एडल्ट फेज में, तो ये दोबारा से बनने लग जाएगा इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के एक्टिवेट होने के कारण।
नेक्स्ट क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो फीटल जीन्स जो बड़ी हैं ये क्या कराएंगी, ये वर्कलोड को कम करेंगी और ये मैकेनिकल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएंगी। तो अल्टीमेट हमें काम यही तो चाहिए था, वर्कलोड बढ़ रहा था, याद करो कोज क्या था हाइपरट्रॉफी का, इंक्रीज फंक्शनल डिमांड या फिर वर्कलोड। अब वर्कलोड बढ़ने के कारण हाइपरट्रॉफी हो रही थी और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हुए उसके कारण जो एम्ब्रियोनिक जीन्स का इंडक्शन हुआ, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर वगैरह का, ये क्या करा रहे हैं, ये वर्कलोड को कर रहे हैं कम, ठीक है, और मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं। तो यही हमें चाहिए था। अब हम बात करते हैं एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर की। अभी मैंने पीछे बोला था ना एम्ब्रियोनिक या फिर फीटल जीन्स का सिंथेसिस बढ़ जाता है, तो उसी का एग्जांपल था एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। अब ये करता क्या है, पहली बात तो ये एक्सप्रेस होता है एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर, ठीक है, और बर्थ के बाद ये एक्सप्रेस होना बंद हो जाता है। तो ये मेनली एम्ब्रियोनिक हार्ट में एक्सप्रेस होता था। कार्डियक हाइपरट्रोफी के अंदर एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर री एक्सप्रेस होता है, मतलब कार्डियक हाइपरट्रोफी में इसका री एक्सप्रेशन होता है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर का हमारे हार्ट के ऊपर। ये क्या करता है, एएनएफ एक हार्मोन है जो क्या करता है, सोल्ट सिक्रीशन बढ़ाता है किडनी से, मतलब किडनी से सोडियम का एलिमिनेशन कराएगा, पोटेशियम क्लोराइड, इन सब आयंस का एलिमिनेशन कराएगा। और अगर सोडियम आयन अगर जा रहा है हमारे यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू, तो क्या होगा, उसके साथ साथ पानी भी चला जाएगा, मतलब सोडियम अगर जाता है तो साथ के साथ पानी भी जाता है। और अगर वाटर जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो हो जाएगी कम। क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, ब्लड के अंदर से वाटर चला जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये याद रखना कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम होती है तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है। और अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, हार्ट से वर्कलोड कम हो जाएगा, जो मैंने अभी पीछे बताया, हार्ट से वर्कलोड कम करवा रहे थे ये एएनएफ वगैरह। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी, वर्कलोड कम हो जाएगा और मैकेनिकल परफॉर्मेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ द हाइपरट्रोफी। अब लास्ट इसमें बात कर लेते हैं मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, मतलब अगर हम मान लो हार्ट की ही बात करें, तो अगर हम हाइपरट्रोफिड हार्ट को देखें, जिस हार्ट में हाइपरट्रोफी हो रखी है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्रोसली क्या मिलेगा, ऑर्गन क्या होगा, बड़ा हो रखा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गन इज एनलार्ज्ड। और माइक्रोस्कोपी में अगर देखेंगे तो साइज ऑफ द सेल्स जो है वो बड़ा मिलेगा और न्यूक्लियस का साइज़ भी बड़ा मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, ना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ेंगे, साइज ऑफ द सेल्स बड़ा मिलेगा और साइज ऑफ द न्यूक्लियाई भी बड़ा मिलेगा। तो ये हमने बात की हाइपरट्रोफी की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बची हुई एडेप्टेशंस की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।